पर ऐसा ये फरमाइए सर, ये सूरत अब आपके सामने, ये मुझे लगता है माजी से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार माजी सामने आता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद है वो आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया वो सवाल आता है, फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आते हैं। तो जब तक आप माजी से चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अब पता नहीं आप माजी को कहाँ से शुरू करेंगे। अगर मैं शुरू 2-4 महीनों से ही स्टार्ट हो, मैं अगर शुरू करूं तो मैं तो 54 से शुरू करूंगा। इतना दूर नहीं, बस क्योंकि 40 साल का माजी अभी ठीक किया गया है ना, तो अगर मैं थोड़ा 70 साल का कर दूं तो मुझ पे क्यों कदगाने चल साहब, इतनी तो इजाजत दे दें कि 54 से मैं माजी ठीक करूं। नहीं सर, इशू मखसूस सीटें है ना जी, मखसूस सीटें, फिर जो 2017-18 को हुआ, 16 का हुआ, फिर वो भी तो ठीक करें ना। मसलन अभी बात हुई इजाजुल हसन क्यों भाग गया, या जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ, क्या वो गलत फैसला हुआ? साकिब निसार जो कुछ करता रहा वो सही था। और मादरत के साथ जो एक ब्रॉडर इशू है ना, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं इसको और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि सिर्फ ये जजों में तकसीम नहीं है, अदब के साथ पूरा माशरा डिवाइडेड है, हर कोई डिवाइडेड है। यानी सिर्फ अगर थोड़ी सी इजाजत दें कहने की, तो सिर्फ ये एक इदारा डिवाइडेड नहीं है, डिवीजन हर जगह पे मौजूद है, और वो रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान की इस बेस में, इस फाउंडेशन में। और वो ये नहीं है कि 4 जज 6 जज डिवाइड हैं, बल्कि उनके पीछे जो एक मोर डेंजरस डिवाइड है वो खड़ी हुई है। और उसमें अतर मिनल्ला साहब की इन्होंने बात की बड़े अदब के साथ, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के भी साथ थे, यानी उनके तर्जुमान रहे हैं। मैं साथ की बात कर देता हूँ, ठीक है, जब ये लाइव मूवमेंट चल रही है तो तर्जुमानी एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हो रहा था उस वक्त, तो कोई बेनिफिशरी भी था ना, कोई खामोश भी था ना। जब जज भर्ती होता है, मुझे उस भर्ती जब किया जाता है उसको, वहां से ये डिवीजन शुरू हो जाती है, अलाइनमेंट वहां से शुरू हो जाती है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जितने जज भर्ती किए, फिर साकिब निसार ने जितने भर्ती किए, मुझे याद है साकिब निसार को उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने इधर बुलाया था। खुदा साहब खुद माशाल्लाह कानूनदान है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उसने इनकार कर दिया था, उसने कहा मैं नहीं आता, मैं सदर ममलकत को नहीं पहचानता, मेरा बॉस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सो ये डिवीजन अभी नहीं है, जो तकसीम है जब ये भर्ती किया जाता है, विच इज वेरी फॉल्टी प्रोसेस। कि क्या प्रेशर डाल के आपने खुल के सामने आ गई ना प्राइस साहब, चीजें जो पहले छुपी हुई थी टेबल क्लॉथ के नीचे, JIT बनी थी, व्हाट्सएप पे बनी थी, उस वक्त क्या छुपा हुआ था? जब मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, हमारी अदलिया कहती है कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। क्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी है? वो हाई कोर्ट की आज़ादी नहीं होती, वो लोअर 3 टियर है तो हर टियर की आज़ादी होती है। लेकिन नहीं, जब अपनी गर्दन पे बात आती है तो फिर तो आज़ादी याद आ जाती है। ठीक हो। अच्छा खोसा साहब, अभी एक कंफ्यूजन है कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी? पहले ये फैसला तो करें आप। सर ये देखें, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आप एक पर्पसिव अप्रोच लेते हैं, आप उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे, ये कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम नहीं है कि लाल इशारा तोड़ दिया तो चालान हो जाएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंतक है, इलेक्शन प्रोसेस की एक मंतक है। अगर ये 13 जनवरी का फैसला ना आता तो ये शायद सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना होती। लोग 8 फरवरी को क्लियरली निकले, उन्होंने PTI बैक्ड कैंडिडेट्स को वोट दिया, ठीक है, और ये सारा जो कानूनी प्रोसेस है ये उनके उस वोट की तर्जुमानी और उसकी रिफ्लेक्शन देने के लिए तो है। सर वो दोबारा आपको PTI में आना चाहिए था ना सबको। वो एक, अगर देखें ये बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, किसी ने गलती की किसी ने नहीं गलती की, क्या वो 25 करोड़ अवाम का कसूर हम उनके ऊपर डाल देंगे? क्या ये चंद अफराद की गलती से आप जो है पूरी पार्टी की गलती है ना सर? सर ये पूरी पार्टी पार्टी है, लिस्टेड थी, बैन नहीं हुई ना सर, तो आप आ जाते ना 13 जनवरी का फैसला आता, ना इनसे बल्ले का निशान छिनता, ना एक मखसूस पार्टी के अगेंस्ट जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी। उस वक्त सबके जहन में बहुत शकूक व शुबात थे कि हमने PTI पे अप्लाई कर दिया, हो सकता है हमारे कागजात ही रात को रिजेक्ट कर दें, जो आखिरी रात थी। ठीक है, तो ये सारा उस पसे मंजर में हुआ। और अगर ये पस मंजर में हुआ तो सर फिर आपके पास एक ऑप्शन ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कह देते हैं कि रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा करवा दें। जी, आपने देखा होगा कि इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पहले भी एक पार्टी को
पीटीआई नजरियाती को कोशिश की गई और उसके कैप्टन साहब को कैसे उठाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उड़ा दिया गया। तो ये आप उस पसे मंजर में देखें कि ये क्या हुआ है, और जब आप उस पसे मंजर में और एक इस तरह के लेंस से देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंतक है कि आपने उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है एक मखसूस एजेंडे के लिए, उनको ही उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी है। आप उनका वोट जो मैंने दिया है एक्स को, तो आप उसका एडवांटेज वाई को नहीं दे सकते, और ना आप उसको जाया कर सकते हैं मेरी गलती की वजह से। तो अवाम के हम मफाद के लिए बैठे हुए हैं, ये अदालतें भी अवाम की हकूक की। अच्छा, वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसको सीटें देगी? पीटीआई को देगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देगी, जो बेसिकली पीटीआई बैक्ड ही है। देखें ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी ये बात हुई अदालत में, ये हमारे सामने है। ये पार्टियां बैन करने से क्या नतीजा मिल जाता है? ये माली है, किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब आरफ अलवी साहब को ये मालूम नहीं है कि चौकीदार कौन है और मालिक कौन है और मुज़ाकरात किसके साथ करने। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और कैसे शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो वजीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब, ये वैसे बड़ा अनयूजुअल सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक साइड पर रहेगी, ये जो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या निकलेगा नतीजा? देखिए चौधरी साहब, ये लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन अब टीवी पे आती है तो आप लोगों को पहली दफ़ा ये नज़र आ रही है। ये मामला देखें, तकसीम जो जजेस में नजरियाती है, ये तो बड़े अरसे से चल रही है, और पनामा से, और फिर काजी फैसल साहब कुछ अरसा बेज़ेर ताब रहे, फिर कुछ जजेस थे जो उनके हामी थे, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, बचाया, और कुछ वो थे जो साकिब निसार साहब और उस वक्त पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जजेस, और उनका एक ग्रुप था। 6 साल वो अदलिया पे वो ड्राइविंग सीट पे थे, अब काजी साहब हैं। तो वो 2 ग्रुप्स जो हैं वो नजरियाती के खिलाफ हैं। तो वो आमने सामने जब भी किसी अमूमन आम केसेस में तो वो इकट्ठे नहीं जजेस बैठते, जैसे मुनीब और जैसे काजी फैसल, मेरा ख्याल है कि उनके पूरे टेनोर में काजी साहब की दूसरी दफा वो साथ बैठे हैं इस केस में। ठीक है। अब इसमें जो जैसे मुनीब के सवालात हैं वो हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पीटीआई के मामलात को जो डील किया वो गलत कानून का इस्तेमाल किया बार बार, और रबर स्टैंप की तरह उन्होंने किया। या अब उसमें क्योंकि इनडायरेक्टली उसका उनका क्वेश्चन फिर जनवरी 13 का ऑर्डर आता है, वो आथर जज हैं काजी फैसल साहब, और वो आज उन्होंने बड़ा उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, और उन्होंने कहा जी हमने कहाँ लिखा है कि जी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन लड़ नहीं सकती, या इनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। पीटीआई के लोगों को इनको खुद अप्लाई करना चाहिए था। पीटीआई एज ए जमात जब इनलिस्टेड थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये गए क्यों? और ये दूसरा उनका ये था कि जी हमने जो है वो कहीं नहीं अपने फैसले में लिखा कि जी ये जो लोग हैं, ये जो कैंडिडेट हैं, ये आजाद लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, ये सब इन सबको बल्ले का निशान के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है। अब उसमें जो जजेस दूसरे थे जैसे मुनीब, उन्होंने कहा जी वो तो कंटेम्प्ट हो जाती है आपके ऑर्डर की, तो वो कहते हैं मैं आथर जज हूं, मुझे पता है कोई कंटेम्प्ट ना होती। तो ये 2 किस्म की सोच है। काजी साहब जो है, ज़ाहिर बात है, उनका जब जनवरी 13 का फैसला एक कमजोर कड़ी है उनकी टेनोर में, और उस पर जब अटैक आता है तो वो काफी डिफेंसिव होते हैं।